बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मुझे मसाइब में गिरफ़्तार करवाया, यही तो मेरा कातिल है, मैं सोच रहा था, मगर नहीं, मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ेगा। मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, मैं इसे रूहानी अजियत में मुब्तला कर दूंगा, मैं इसे मुताज कर दूंगा। यही सब कुछ सोचता हुआ मैं न जाने कब पाए बाग से गुजरता हुआ जब्बार के हमरा एक बड़े हाल नुमा कमरे में पहुंच गया। इस बड़े कमरे में 15-20 अफराद मौजूद थे जो मुख्तलिफ मेज़ों पर बैठे थे। मैंने देखा इनमें कुछ अंग्रेज़ भी थे जो मुझे हैरत और दिलचस्पी के मिले जुले तासुरात से देख रहे थे। इसकी वजह मेरे इल्म के मुताबिक ये थी कि इस ज़माने में मूछें मंडवाने का रिवाज नहीं था, सिवाय अंग्रेज़ों के या इन लोगों के जो अंग्रेज़ों से इंतहाई कुर्बत रखते थे और इनकी तहजीब व माशरत से मुतासर थे। कोई और हरगिज़ मूछें नहीं मंडवाता था। हिंदुस्तानी तो बड़ी बड़ी मूछें रखने में फ़ख्र महसूस करते थे। जब्बार मुझे लेकर एक बड़ी मेज़ की तरफ बढ़ा जहां कई कुर्सियां खाली पड़ी थीं। मेज़ पर मौजूद दूसरे अफराद से इसने मेरा तारफ़ खुर्शीद अहमद शेरवानी के नाम से करवाया। इसने मुझे अपना अजीज़ दोस्त बताया था। कुछ ही देर में वो अंग्रेज़ भी हमारी मेज़ पर आ गए। वो अपने शराब के गिलास भी उठा लाए थे। वो दोनों मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। इनमें से एक ने शुस्ता उर्दू में मुझे मुखातब किया तो मैं हैरत में रह गया। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम जॉर्ज है और मैं आपके शहर का कोतवाल हूँ। मैंने इसे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, मुझे आपसे मिलकर बेइंतहा खुशी हुई मिस्टर जॉर्ज, खुसूसन इस बात पर कि आप नहायत साफ उर्दू बोलते हैं। मुझे खुर्शीद अहमद शेरवानी कहते हैं। जॉर्ज ने एक मुलाजम को इशारे से बुलाकर कहा, एक गिलास और लाओ। जी नहीं शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज़ोर से हंसा। कमाल है, आप गालबन यहाँ के रईसों में हैं और शराब नहीं पीते, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन शायद मैं आपको किबला नवाब साहब की महफिल में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। जॉर्ज की बात सुनकर मैंने फ़ौरन संभल कर कहा, जी हाँ, मेरा ताल्लुक़ कानपुर से है। मैं अभी पिछले ही हफ्ते यहाँ आया हूँ और अब मुस्तकिल यहीं रहने का ख्याल है। नवाब साहब का जिक्र सुनकर मैंने हाल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर मुझे वो कहीं नज़र न आए। मुख्तलिफ मेज़ों पर लोग जुआ खेलने में मसरूफ़ थे और इनमें से सब ही अपने हुलिये और चेहरे मोहरे से बाहैसियत अफराद मालूम हो रहे थे। जब्बार का ताल्लुक़ भी मेरे अंदाजे के मुताबिक उमरा ही से था। आइए मिस्टर जब्बार, जब तक नवाब साहब तशरीफ़ लाएं, हमारे साथ एक हाथ हो जाए। जॉर्ज ने मेज़ पर रखी हुई ताशों की एक गड्डी खोलते हुए कहा, आप तो ज़्यादातर नवाब साहब से खेलते हैं, इसलिए कि इतने बड़े हाथ खेलने की और किसी में जुर्रत है। जॉर्ज की बात सुनकर इससे पहले कि जब्बार कोई जवाब देता, मैं बोल पड़ा, आज भी ये लंबे ही हाथ खेलने के इरादे से आए हैं। जब्बार ने मेरी तरफ देखकर कहा, तो फिर ठीक है, इन्हें नवाब साहब ही भुगत सकते हैं, हम में इतना दम नहीं। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि हाल में मौजूद तमाम ही लोग यकीनन उठ खड़े हुए। नवाब साहब हाल में दाखिल हो चुके थे। इन्हीं के हमरा मैंने राहत को देखा, जिसकी कमर में हाथ डाले वो चले आ रहे थे। उन्होंने फर्दन सब से मुसाफा किया और देर से आने की माजरत करके सीधे मेरी मेज़ की तरफ आए। मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने सवालिया नज़रों से जब्बार को देखा। जब्बार ने मेरा तारफ़ करवाते हुए कहा, ये मेरे अजीज़ दोस्त खुर्शीद अहमद शेरवानी हैं, अभी हाल ही में मीरठ आए हैं। कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद ताश की बाजी शुरू हो गई। मैंने इसी वक्त अमजाद को तलब किया। फिर जाहिर है कि अमजाद की मौजूदगी में नवाब साहब का जितना नामुमकिनात में से था।
मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत बरूए कार लाते हुए आंखें बंद करके नवाब साहब के पत्ते देखे। इनके पास 3 बेगमें थीं। दरअसल हमजाद ने इन्हें भी बड़े पत्ते इसलिए दिए थे कि वो ज़रा बढ़कर चाल लगाएं। हमजाद ने यह गड़बड़ इस वक्त की थी जब नवाब साहब पत्ते बांट रहे थे। जब्बार के हाथ में 3 बादशाह थे। बाजी लम्बी होती गई। जब्बार की तरफ से रकम मैं लगा रहा था। जॉर्ज और मेज़ पर बैठे हुए बाकी अफराद हैरत और दिलचस्पी से खेल देख रहे थे, इसलिए कि न तो नवाब साहब ही पत्ते फेंकने के हक में थे और न जब्बार। मैंने जब्बार के कहने पर चाल डबल कर दी। मैंने देखा कि नवाब साहब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नजर आए और फिर चाल का जवाब देकर अचानक वो बोले, शो। जब्बार के हाथ में 3 बादशाह देखकर इनके चेहरे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। आज खिलाफ तवक्को जब्बार इतना बड़ा हाथ जीता था, वरना नवाब साहब से फ्लैश में जीतना नामुमकिन सी बात थी। इस मर्तबा जब्बार ने ताश की गड्डी उठाकर फेंटी। जब्बार ने मेरे ख्याल में एक ही दाव में कल और परसों की हारी हुई सारी रकम जीत ली थी। पत्ते बांट चुके थे। मैंने एक मर्तबा फिर अपने तसव्वुर की कुव्वत से नवाब साहब के पत्ते देखे। हालांकि इससे पहले मैं देख चुका था कि हमजाद अपना काम कर चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने नवाब साहब के पत्ते देखे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। इनके हाथ में इस मर्तबा 3 यक्के थे। मैंने आंखें खोलकर जब्बार के पत्ते देखे। इसके पास एक यक्का, एक तिग्गी और एक पंजा था। जाहिर है कि ये तीनों पत्ते कतई बेकार थे। मैंने चाहा कि जब्बार से पत्ते फेंकवा दूं और चाल ज़्यादा न बढ़ाऊं, मगर हमजाद ने मेरे शाने पर हाथ रखकर ऐसा न करने का इशारा किया। खुदा जाने इसमें हमजाद की क्या मसलत थी। वो बार बार मुझे चाल बढ़ाने पर उकसाता रहा। अब बाजी फिर तकरीबन इतनी हो गई जितनी इससे पिछली बाजी थी। जब्बार के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। इसने मेरी तरफ बेबसी से देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, खेलते रहो। नवाब साहब के चेहरे पर बेइंतहा इत्मीनान था। अब उन्होंने अपने पत्ते मेज़ पर डाले रखे थे और पत्ते देखे बगैर बाजी लगा दी थी। जाहिर है कि वो इस वक्त तक बाजी लगाने पर आमादा थे जब तक जब्बार ही जी न छोड़ जाए। जब्बार ने अपने पत्ते उलटकर मेज़ पर रख दिए और खेल जारी था, यहाँ तक कि मेरी सारी जेबें खाली होने लगीं। अब मेज़ पर पड़ी हुई रकम पिछली बाजी से चुगनी हो चुकी थी। मेज़ का खासा हिस्सा रुपयों से भर चुका था। नवाब साहब ने अपना मुलाजम भेजकर कुछ और रुपए मंगवाकर इस बाजी पर लगा दिया था। हमजाद ने जब यह देखा कि अब मेरी जेबें तकरीबन खाली होने वाली हैं तो इसने शो करवाने के लिए इशारा किया। जब्बार का चेहरा पसीने से तरबतर था। वो सख्त घबराया हुआ और परेशान नजर आ रहा था। हालांकि इससे बाजी बढ़ाते रहने के लिए खुद मैंने कहा था। अब वो अगर हारता तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बहुत पहले ही पत्ते फेंकने पर तैयार था। मैंने जब्बार से शो करवाने के लिए कहा। नवाब साहब मुस्कुराकर बोले, शो क्या करवाते हो साहबजादे, ख्वामख्वाह तुम्हें खिफ़त होगी। फिर उन्होंने अपने सामने पड़े हुए 3 पत्तों में से पहला पत्ता शो करवाया। ये ईंट का इक्का था। अचानक मेरा माथा ठनका। ईंट का इक्का जब्बार के पास था। मैंने सोचा और ये देखो, नवाब साहब ने ये कहकर बकाया दोनों पत्ते भी शो करवा दिए। वो तिग्गी और पंजे थे। नवाब साहब आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पत्ते देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 3 यक्के थे। नवाब साहब सर पकड़कर बुड़बुड़ा रहे थे। फिर जब मेरे कहने पर जब्बार ने अपने पत्ते शो करवाए, एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर भी हैरत के आसार नजर आए। फिर वो खुशी से चीखा, 3 इक्के इधर हैं नवाब साहब, ये देखिए। लेकिन ये तीनों मेरे पास थे। ये खुली बेईमानी है। नवाब साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। नवाब साहब माफ़ कीजिएगा, हम सब की मौजूदगी में साफ खेल हुआ है। आप वाकई हार चुके हैं। हम खुद पूरी तवज्जो से खेल देख रहे हैं। जब्बार ने कुछ नहीं कहा। जॉर्ज ने मुदाखलत करते हुए कहा। नवाब साहब को समझाया और इस अरसे में जब्बार मेज़ पर रखी हुई
तमाम रकम अपनी जेब अपनी तरफ खींच चुका था। नवाब साहब एकदम खड़े हो गए। हमारी तबीयत कुछ नासाज है, चलो राहत। नवाब साहब राहत के कमर में हाथ डालकर चल दिए। आप लोग बैठना चाहें तो बैठें, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर अब मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकूंगा। तो अब साहब ये कहकर नवाब साहब ये कहकर दरवाजे से बाहर निकल गए। हाल में मौजूद तमाम लोग अपना अपना खेल छोड़कर हमारे गिर्द जमा हो गए थे। रात क्योंकि अब खासी बीत चुकी थी, इसलिए किसी ने दोबारा खेल जमाने की कोशिश नहीं की। यहाँ मौजूद अफराद में से ज़्यादातर के पास इतनी सवारियाँ थीं, रफ्ता रफ्ता लोग हाल से बाहर निकलते गए। जब्बार ने तमाम रकम मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सब आपके बरकतों का नतीजा है, इसलिए आप अपने पास रखें। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सब तुम अपने पास रखो, लेकिन इसमें से आप अपने रुपए तो ले लें। जब्बार ने इसरार किया, मुझे जब ज़रूरत होगी ले लूँगा, फ़िलहाल इन्हें अपने पास रखो। फिर जॉर्ज की इमा पर हम हाल से निकलकर इसके फैटन में बैठ गए। वो जब्बार को खैर नगर दरवाजे छोड़कर मुझे छोड़ने कैसरगंज आया और वहाँ से फिर बेगम पल की तरफ रवाना हो गया, इसलिए कि इसका क़याम वहीं था। इस रात के बाद अब तकरीबन हर रात मैं जब्बार के हमरा नवाब साहब की हवेली में जाने लगा, लेकिन अब जब्बार मेरी हदायत पर जुआ खेलने से इज्तनाब करता था। कई मरतबा नवाब साहब मेरे मशवरे पर मुख्तलिफ लोगों से खेले और जीते। लोगों को सख्त हैरत थी कि मैं खुद तो ताश को हाथ नहीं लगाता मगर दूसरों को खिलाता हूँ। इस अरसे में नवाब साहब के खासा करीब हो गया। एक मरतबा उन्होंने मुझसे अपनी लड़की नरगस की गुमशुदगी के बारे में भी जिक्र किया। शहर का कलेक्टर जॉर्ज भी अब मुझसे किसी हद तक बेतकल्लफ हो चुका था। इसी तरह पूरे 7 दिन गुजर गए। नरगस अब तक मेरे यहाँ थी। हर चंद के अब वो मुझसे सख्त बेजार थी और इसे हर वक्त रोने धोने के अलावा और कोई काम नहीं था। इस रात मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे अपने बाजू पर चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे बाजू में सुई खबो दी हो। इसी के साथ मापारा की जानी पहचानी आवाज़ उभरी, शेख आज आखिरी दिन है, आज तुम्हें ये शहर छोड़ देना है, तुम यकीनन अपना वादा ना भूले होगे। मुझे याद है मापारा, कल तुम मुझे यहाँ नहीं देखोगी। मैंने नरमी से इसकी बात का जवाब दिया। इसके साथ ही मुझे अपने बाजू की चुभन एकदम ख़त्म होती महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे बाजू से सुई खींच ली हो। मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे वसाल में महरूमी का एहसास रहेगा। मैंने इससे मज़ीद यकीन दहानी के लिए कहा, जैसे आज मैं वाकई ये शहर छोड़कर जाने वाला हूँ। भूल जाओ इन अहमकाना बातों को। तुम मेरे लिए नहीं, ना मेरे लिए तुम जैसों की कमी है। मुझे तुम्हारे दानिशमंदाना फैसले पर खुशी है कि तुम ये शहर छोड़ने पर आमादा हो गए, वरना अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार होते। अच्छा अलविदा, हमेशा के लिए अलविदा। मापारा की आवाज़ आना बंद हो गई। सूरज तुलू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे एकदम अमजाद की बात याद आ गई। यकीनन मापारा आज रात अपना अमल शुरू करने वाली थी। मैं अपने रंग रलियों में इतना मस्त था कि मैंने अमजाद से इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू ही नहीं की थी। अमजाद का ख्याल आते ही मैंने इसे फ़ौरन तलब किया। मैं इससे पूछना चाहता था कि इसने मापारा के अमल में रुकावट डालने के लिए क्या सोचा है। अमजाद के आते ही मैंने इससे अपना सवाल दोहराया। इसने कहा, मैं तो इधर ही रवाना होने वाला था, लेकिन आपके तलब करने पर यहाँ आ गया। क्या मतलब तुम अभी से वहाँ जाकर क्या करोगे? मैंने पूछा। वो अब तक अपना अमल शुरू कर चुकी होगी, हमजाद ने जवाब दिया। यकीनन दिन में, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं समझा शायद वो रात के वक्त अपना अमल शुरू करेगी। वो मुसलसल 3 दिन तक अपना अमल जारी रखेगी। इसका अमल सूरज तुलू होने के कुछ देर बाद शुरू होता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं रवाना हो जाऊं। हमजाद ने कहा, यकीनन तुम फ़ौरन वहां पहुंचो
और किसी तरह इसके अमल में रुकावट पैदा करो। मैंने अमजाद से कहा और वो फौरन गायब हो गया। अब मैंने आंखें बंद करके अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाया। मैंने मापारा का तसव्वुर किया। दूसरे ही लम्हे वो मेरे सामने थी। मैं इसे देखकर हैरान रह गया। एक नज़र देखकर मैं इसे पहचान भी ना पाया। इसका खूबसूरत और हसीन जिस्म इस वक्त कतई ढीला डाला और बेडौल लग रहा था। हालांकि अब से पहले जब मैंने इसे देखा था तो इसका जिस्म खासा कसा हुआ और जानदार था। चेहरे पर भी एक आधा जुरी पड़ी हुई थी और सर के बालों में सफ़ेद बालों की खासी तादाद भी नज़र आ रही थी। वो अपनी हवेली की छत पर धूप में सूरज की रूबरू खड़ी थी। इसके जिस्म से पसीना बह रहा था। इसकी नज़रें सूरज की तरफ थीं और वो बगैर पलक झपकाए सूरज की तरफ देख रही थी। साथ ही साथ होंठों ही होंठों में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसके जिस्म के ढलने में यकीनन इस बात का दखल है कि अब इसकी पुरसरार कुव्वतें पूरे 1 साल बाद नई तवानाई चाहती हैं। यकीनन इसका असल जिस्म यही था जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहा था, मगर वो हर साल अपनी पुरसरार कुव्वतों को ताज़ा करके अपने जिस्म को जवान, हसीन और पुरकशिश बना लेती थी। जैसा कि मुझे हमजाद भी बता चुका था कि इसकी उम्र ज़्यादा है मगर लगती नहीं है। हवेली की छत के मुंडेर खासी ऊंची थी, इसलिए मापारा को अपने देखे जाने का खदशा नहीं था। इसके अलावा आसपास कोई इतनी बुलंद हवेली भी नहीं थी जहां से ये छत नज़र आती। मापारा बड़े सुकून से अपने अमल में मसरूफ़ थी कि अचानक मैंने इसके करीब हमजाद को देखा। न जाने हमजाद ने क्या किया कि एकदम मापारा बहुत ज़ोर से उछली और ऊंधे मुंह गिरते गिरते बची, मगर मैंने देखा कि इसकी नज़रें इसके बावजूद सूरज की तरफ से नहीं हटीं। फिर दूसरे ही लम्हे मुझे हमजाद की चीख सुनाई दी। इसी लम्हे मैंने देखा कि मापारों के चारों तरफ दूधिया रोशनी का एक एसार खींचा गया था और अब इस एसार के अंदर हमजाद भी था। मुझे इसका वजूद जलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मेरे देखते ही देखते हमजाद ने अचानक इस एसार से बाहर छलांग लगा दी और ऊंधे मुंह छत पर गिरा। मैंने देखा कि वो बामुश्किल उठ सका। इसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे। इसका चेहरा झुलसा हुआ था। मापारा अपने अमल में बदस्तूर मसरूफ़ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने हमजाद के चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। चंद लम्हों बाद ही मेरे सामने एक अजीब और नाकाबिले यकीन मंजर था। हुआ यह था कि हमजाद ने झुंझुलाकर वो छत ही गिरा दी थी जिसके ऊपर मापारा खड़ी थी। छत गिरने से बड़े ज़ोर की आवाज़ आई थी, मगर शायद घर में तबीब खास इरशाद अहमद नहीं थे। लेकिन मैंने देखा कि आसपास की हवेलियों के लोग बाहर निकल कर इस धमाके के बारे में आपस में पूछ गुछ कर रहे थे। मापारा की हवेली का दरवाज़ा भी खटखटाया गया, लेकिन जाहिर है कि जवाब कौन देता। लोग मायूस होकर फिर अपने अपने घरों को लौट गए। खैर ये सब कुछ तो था ही, मगर सबसे हैरत अंगेज बात जो मैं देख रहा था वो ये थी कि छत गिरने के बावजूद मापारा के अमल में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसके पांव फिजा में लटके हुए थे और वो इस तरह सीधी खड़ी सूरज के रूबरू अपने अमल पढ़ने में मसरूफ़ थी। इसके चारों तरफ दूधिया रोशनी का एसार बदस्तूर कायम था। मैंने एक मरतबा फिर हमजाद को रोशनी के एसार के पास देखा। इसने इस मरतबा एसार पर पत्थरों की बारिश कर दी, मगर मापारा के इत्तफाक में कोई फ़र्क न पड़ा और न ही कोई पत्थर एसार के अंदर दाखिल हो सका। हमजाद ने इस पर अपना हर बाज इस्तेमाल कर दिया, मगर वो रोशनी का एसार इसके लिए मुसीबत बना हुआ था। दोपहर 12 बजे तक यही खेल जारी रहा। एकदम आंखें बंद कर ली और इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। मैंने देखा कि हमजाद अब वहां से गायब हो गया। इसके साथ अचानक मेरी नज़रों में से सारा मंजर गायब हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने घबराकर आंखें खोल दी और फौरन हमजाद को तलब किया। ये क्या हुआ? अब क्या होगा? तुम तो कह रहे थे कि तुम इसके अमल में रुकावट डाल सकोगे, मैंने हमजाद से कहा। हमजाद ने थकी थकी आवाज़ में जवाब दिया, अभी 2 दिन और बाकी हैं।
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں کہ کسی بھی طرح اس کا عمل رک جائے، مگر آپ نے خود دیکھ لیا کہ مجھے الٹا نقصان ہی پہنچا۔ اگر میں اس احسار سے باہر چھلانگ لگانے میں ذرا بھی دیر کر دیتا تو میرا وجود جل کر خاک ہو جاتا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرا چہرہ اور ہاتھ پیر بری طرح جلس گئے ہیں۔ حمزات بات کرتے کرتے رکا تو میں نے اس سے ایک اور سوال کیا، اس عمل کے بارے میں تمہیں اور کیا تفصیلات معلوم ہوئی تھی؟ حمزات نے مجھے بتایا، یہ عمل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد شروع ہوتا ہے اور مسلسل 3 دن تک کیا جاتا ہے، سورج نصف نہار تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پرسرار قوتیں عمل کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہیں، صورتحال یکساں مختلف